हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड लैब स्टंट तथा उत्तराखंड पुलिस मुख्य आरक्षी के लिए हम फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, जिसका ये पार्ट 6 है। इस वीडियो में हम ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर से बचे हुए एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको उत्तराखंड लैब स्टंट और हेड कांस्टेबल के एग्जाम डेट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इन दोनों का एग्जाम जल्दी होने वाला है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। सबसे पहले आपका हेड कांस्टेबल का एग्जाम होगा, जो कि यूके SSSC के अकॉर्डिंग जुलाई मंथ में हो जाएगा, यानी जुलाई के एंड तक हो जाएगा। तो जुलाई एंड तक आपका हेड कांस्टेबल का एग्जाम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका हेड कांस्टेबल का एग्जाम हो जाएगा। और लैब स्टंट का एग्जाम ठीक इसके बाद होगा, यानी कि इसका एग्जाम कब होगा, अगस्त में होगा। ओके, तो आपके पास दोनों एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, एडमिट कार्ड आने से पहले। और आपको अब ज़्यादा फोकस करना है अपने रिवीजन पे, ठीक है, और अपने स्टडी टाइम को आपको +2 आवर करना है, ठीक है। यदि आप पहले 3 घंटे पढ़ रहे थे तो अब आपको 5 घंटे पढ़ना है मिनिमम। आप इसको मैक्सिमम जितना भी कर सकते हो, 10 घंटे 12 घंटे, ठीक है, पर आपको अब अपना स्टडी टाइम बढ़ाना होगा। तो ये कुछ बातें थी आपके एग्जाम डेट से रिलेटेड, ठीक है। आपको एग्जाम डेट के बारे में नहीं कमेंट करेगा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे, तो उनका आंसर रेखा ने दिया है। तो इनका जो आंसर नंबर 8 है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने आंसर नंबर जो 20 दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 का, वो गलत है। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये जो हैं ये मेरी हर वीडियो पे कमेंट करती है, तो बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है इनकी तरफ से मुझे। ओके, पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 था, ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसमें पूछा गया था कि 1 किलो चीनी खरीदना है, तो कहाँ से खरीदें जो हमारे लिए लाभदायक होगा, भूमध्य रेखा पे खरीदें या पोल्स पे खरीदें। इन्हीं दो में आपको कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। देखिए, हमें पता है कि हम कोई जो वस्तु खरीदते हैं वो उसके वेट के अकॉर्डिंग खरीदते हैं, ठीक है। वो उसका मास नहीं होता, वो वेट होता है, यानी डब्ल्यू होता है। और डब्ल्यू क्या होता है, W=mg होता है, W=mg होता है, ठीक है। तो वेट किस पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है। और अभी हमने देखा कि जो जी है, जी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या है, यानी भूमध्य रेखा पे क्या है, भूमध्य रेखा पे कम है, और पोल्स पे क्या है, ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो अगर ये जी की वैल्यू भूमध्य रेखा पे कम है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो वेट होगा वो भी कम होगा, और वहीं पोल्स पे वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे जी का मान ज़्यादा होता है। अब इससे क्या होगा कि जो चीनी हमने 1 किलो लेना था, तो उसका जब हम वेट करेंगे तो उस समय हम उसका ज़्यादा वेट करेंगे। तो जब हम उसका वेट करेंगे 1 किलो चीनी का, तो हम उसे ज़्यादा तोलेंगे, मतलब 1 किलो से ज़्यादा तोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसका वेट क्या है, कम है ना। 1 किलो की जगह हम उसमें उससे ज़्यादा ही करेंगे, 1.2 1.3 इतना तौल देंगे, क्योंकि इक्वेटर पे वेट कम होता है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा वस्तु तौल सकते हैं, ठीक है। और वहीं पोल्स पे क्या होगा, जी की वैल्यू ज़्यादा है, यानी वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो 1 किलो के वजह हम कम ही खरीद पाएंगे उससे। भले उसका वेट 1 केजी आएगा, लेकिन वो 1 केजी नहीं होगा, एक्चुअल वेट 1 से भी कम होगा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे, ठीक है। भूमध्य रेखा पे खरीदेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वेट कम होता है, वेट कम होगा तो हम ज़्यादा वस्तु तौल पाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये तो आपका होमवर्क क्वेश्चन था। आज की वीडियो को शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डबल कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम। हमसे बोला गया है कि हम अर्थ के घनत्व को क्या कर रहे हैं, दुगना कर दे रहे हैं, पर जो उसकी त्रिज्या है उसको कांस्टेंट रख रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, ठीक है, यानी कि जो स्मॉल जी होगा, ठीक है, उसमें क्या चेंजेस आएगा ये बताना है हमें, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए, यदि आप इस चैनल से जुड़े हो तो आपको मैंने एक फार्मूला कम से कम 10 से 20 बार बता दिया होगा, D=m/v, यानी कि डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है। बहुत बार बता दिया, याद भी हो जाएगा। और याद कैसे करना है, अगर आप भूल जाते हो कि v किधर आता है, तो dm से याद रखना है, dm यानी dm, d के सामने m होगा, ठीक है, डेंसिटी के सामने मास होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला लगेगा एक यहाँ पे, और एक लगेगा आपका जी का, स्मॉल जी का। क्या होता है फॉर्मूला, स्मॉल जी =कैपिटल G m/r², ये होता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे, तो इन दोनों फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले उसने बोला कि जो इसकी डेंसिटी है उसको दुगना कर दे रहे हैं, लेकिन उसका जो रेडियस है उसको कांस्टेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे D क्या होता है, m/v होता है, ठीक है। उसने बोला कि इसकी डेंसिटी को दुगना कर रहे हैं। अब अगर मैं मान के चलता हूँ उसकी वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, उसकी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि उसकी रेडियस कांस्टेंट है, तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है।
क्योंकि जो अर्थ है वो स्फीयर है, स्फीयर क्या होता है, तो उसका जो वॉल्यूम निकालेंगे क्या निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर तो क्या है वहाँ पे, आर क्या है, कांस्टेंट है, तो उसके वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, है ना। जो डेंसिटी है वो समानुपाती है किसके, द्रव्यमान के, यानी कि अगर घनत्व दुगना होगा तो ये मास भी दुगना हो जाएगा, ठीक है। घनत्व को अगर हम दुगना करेंगे तो द्रव्यमान भी दुगना हो जाएगा। तो हम यही कर रहे हैं यहाँ पे, हमने क्या किया, डेंसिटी को 2 गुना कर दिया, तो मास भी क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्मॉल जी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। माना कि पहले उसका जो ये था, जी था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो जी था, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या थी, G m/r², ये था। अब जब उसकी डेंसिटी को दुगना कर दे रहे हैं तो मानते हैं उसका जो जी होगा वो जी डैश बन जाएगा, ठीक है। सेम फार्मूला लगाएंगे तो जी एम की जगह क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा। क्यों आया 2m, अभी निकाला था, क्योंकि डेंसिटी दुगना करेंगे तो उसका जो द्रव्यमान है वो भी दुगना हो जाएगा, और आर तो वैसे रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जी से जी कट गया, r² से r² कट गया, m से m कट गया, इधर कितना बचा, 1/2 बचा, यानी कि जी डैश इधर कितना बचा, 1/2 बचा, ठीक है। अब जी डैश की वैल्यू निकालेंगे तो जी को इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2 गुना जी की वैल्यू कितनी होती है नॉर्मल 9.8, इसने बोला भी है 9.8 रखना है, तो ठीक है, जी डैश इज इक्वल टू, जी की जगह रखेंगे 9.8। अब इसकी इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। नया जी क्या हो जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में है, सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है ना, सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो इसी प्रकार के आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोटा ही क्वेश्चन आएगा जिसको आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो, पर आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कल वाला ही क्वेश्चन है, मुझे लगा कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस क्वेश्चन को, तो इसलिए मैंने इसे दोबारा ले लिया, ठीक है। मैं आपको कम क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके दिमाग में अच्छे से फिट कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मैं आपको कल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ढंग से, आज फिर से कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद द वेलोसिटी लेस देन द एस्केप वेलोसिटी, व्हाट वी कैन से अबाउट द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हमसे बोला गया है कि एक कोई पिंड है, उसको इसके वेलोसिटी से कम वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो हमसे बोला गया है कि जो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी कि गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का सम क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा, ठीक है। मैं आपको बहुत बेसिक से समझाता हूँ। देखिए, माना कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको ऐसे लॉन्च कर रहे हैं, मान लीजिए कि मिसाइल ही है कोई, उसको ऊपर की तरफ ऐसे लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अब जब इसको ऊपर की तरफ लॉन्च करेंगे तो एक तो ऊपर की तरफ हम फोर्स लगाएंगे, और ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा, ये फोर्स होगा आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब ये उड़ेगा तब इसमें होगा काइनेटिक एनर्जी, और इसके स्थिति के कारण इसमें होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें होगी एक मैकेनिकल एनर्जी जो किधर लगेगी, ऊपर के साइड लगेगी, ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन जब ये अर्थ से उड़ेगी तो अर्थ भी तो इसको अपनी तरफ खींचेगी, कौन से फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण फोर्स से। अर्थ जो होता है, पृथ्वी जो होता है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इस बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें यहाँ पे क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की साइड होगी, ठीक है। अब देखिए, ये मिसाइल बाहर कब उड़ जाएगा, जब इसकी वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, ठीक है, तब ये बाहर निकल जाएगा। यानी कि ये जो ऊपर वाला फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। मान के चलते हैं एफ डैश है और ये नीचे जो लग रहा है वो एफ है। बाहर कैसे निकलेगा, जब ये एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, एफ से ज़्यादा होगी, यानी गुरुत्वाकर्षण से ज़्यादा होगा। लेकिन इसने क्वेश्चन में बोला कि जो हम इसको वेलोसिटी दे रहे हैं वो इसके वेलोसिटी से भी कम है। इसके वेलोसिटी क्या होता है, वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे कोई पिंड पृथ्वी के कक्षा से बाहर निकल जाए, लेकिन हम तो उसे दे ही नहीं रहे उतना, तो ये बाहर निकल नहीं पाएगा। बाहर नहीं निकल पाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये एफ डैश है इसकी वैल्यू एफ से कम है, गुरुत्वाकर्षण से कम है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एफ है इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये गुरुत्वाकर्षण से ज़्यादा फोर्स रखता, और ज़्यादा फोर्स रखता और ये पृथ्वी की सतह से बाहर निकल जाता, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये नेगेटिव क्यों आया,
क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से कम है ये, इसलिए नेगेटिव में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, इनका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, इसका कारण क्या है? इसका कारण पूछा है। हमें पता है कि पृथ्वी बिल्कुल भी गोल नहीं है, ध्रुवों पे क्या है, चपटी है, और भूमध्य रेखा पे क्या है, उभरी हुई है। तो इसका कारण बताना है कि ये ऐसा किस वजह से है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर एट द इक्वेटर देन एट द पोल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर जो बल कार्य करता है उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय। जैसे आपने एक पत्थर को बांधा रस्सी से और घुमाया घुमाया घुमाया, फिर छोड़ दिया, तो घुमाते 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 वो ऐसे बाहर की तरफ भागेगा, केंद्र से दूर भागेगा। तो ये क्या है? अपकेंद्रीय बल। ठीक है, इसी टेक्निक का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? दूध से क्रीम को अलग करने में, वहाँ पे भी अपकेंद्रीय का। वॉशिंग मशीन में भी यही फॉर्मूला यूज होता है, अपकेंद्रीय वाला। ठीक है, बाहर की तरफ वो कपड़े को फेंकता है, दीवार से टकराता है और धुलता रहता है। फिर दूसरा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल। जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है, वृत्तीय गति, तो केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है जिसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। इसे केंद्र की तरफ खींचता है। जैसे कि मोड़ है कोई, जैसे आप साइकिल चला रहे हो, एक मोड़ आता है, तो जब मोड़ पे ऐसे मोड़ते हो तो साइकिल इधर झुक जाती है, इस साइड झुक जाती है। ये किसके कारण झुकती है? इसी के कारण। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के कारण। तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल पता चल गया। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल ज़्यादा होता है इक्वेटर पे और कम होता है कहाँ पे? पोल्स पे। तो ये है हमारी अर्थ। ठीक है, ये गोल गोल घूम रही है। हम जैसे किसी पत्थर में रस्सी बांध के गोल गोल घुमाते हैं, तो मान के चलिए वैसे ही है, गोल गोल घूम रही है। या फिर लट्टू को देखा होगा आपने, लट्टू घुमाते हो तो आपने क्या देखा है कि बीच से तो वो मोटा लगता है, लेकिन ऊपर और नीचे से पतला लगता है। ठीक है, और उसका डिजाइन भी ऐसे बनाया जाता है ताकि ऊपर नीचे पतला हो, बीच से मोटा हो। ऐसे क्यों बनाया जाता है? जब इसको हम गोल गोल घुमाते हैं तो इस पर कार्य करता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, गोल गोल घुमा रहे तो अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। इस अपकेंद्रीय बल से क्या होता है, जो बीच में होता है ना, और जो ये अपकेंद्रीय बल होता है वो क्या होता है, बीच पे ज़्यादा लगता है, बीच पे ज़्यादा लगता है। ठीक है, ऊपर क्या होता है, कम लगता है। तो यही सेम चीज़ हमारी पृथ्वी पे भी अप्लाई होती है। पृथ्वी पे अपकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जो ध्रुवों पे तो कम होता है लेकिन भूमध्य रेखा पे ज़्यादा कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वही सही हो जाता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ज़्यादा होता है इक्वेटर पे, इसलिए वो क्या होता है, फैला देता है ना। अगर ज़्यादा होगा तो फैला देगा, इसलिए यहाँ से ऐसे फैला रहता है। और यहाँ पे कम होता है, इसलिए यहाँ से क्या होता है, चपटा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ध्रुवों पे कम होता है और इक्वेटर पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी की वजह से हमारी जो अर्थ है वो चपटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान गति से अधिक तेजी से घूमती है तो किसी वस्तु का भार क्या होगा? पृथ्वी पे कोई वस्तु है, उसका भार क्या होगा जब पृथ्वी अपनी वर्तमान गति से तेज गति से घूमने लग जाएगी? तो ऑप्शन नंबर एक देखिए कि भूमध्य रेखा पे घटती है लेकिन ध्रुवों पर अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर बी है, भूमध्य रेखा पे अपरिवर्तित रहती है लेकिन ध्रुवों पे घटती है। और बाकी ये ऑप्शन आप पढ़ सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूमध्य रेखा पे तो घट जाएगा जो वस्तु का उसका भार, लेकिन ध्रुवों पे अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? तो इसका कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल, जो मैंने आपको पीछे बताया। अपकेंद्रीय बल, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे भी बताया कि अपकेंद्रीय बल जो ये है इक्वेटर, यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा लगता है, और ध्रुवों पर क्या कम लगता है। हम बोल सकते हैं ना के बराबर लगता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना, और ये यहाँ पे है, इसके एक्सिस पे है, इसलिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है यहाँ पे क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो यहाँ पे पोल्स पे तो पोल्स पे सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय बल कम कार्य करता है, यानी ना के बराबर, और जो इक्वेटर होता है यहाँ पे कार्य करता है। इसका मेन काम जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, वो यहाँ पे होता है। ठीक है, इक्वेटर पे। तो आप देखिए पृथ्वी घूम रही है, अगर वो अपनी रफ्तार को तेज कर लेगी तो उससे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो अपकेंद्रीय बल है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब उसके ज़्यादा होने से क्या होगा, वेट कम हो जाएगा। ठीक है, अब केंद्रीय बल के बढ़ने से क्या हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। और हमें पता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कहाँ पे कार्य करता है, मेन इक्वेटर पे। तो इसलिए इक्वेटर पे जितनी भी वस्तु होगी उनका तो वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, भार कम हो जाएगा। लेकिन जो पोल होता है, पोल पे ये फोर्स काम ही नहीं करेगा, यानी जीरो होगा। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी वहाँ पे। तो पोल्स पे क्या होगा, जितना भार होगा उतना ही रहेगा, यानी कि अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। इक्वेटर पे तो क्या हो जाएगा, भार घट जाएगा, लेकिन पोल पे क्या होगा, अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर ए हो गया राइट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड विल द वैल्यू ऑफ जी बी द सेम एज इन 10 किलोमीटर डीप बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ? ठीक है,
हमसे बोला गया कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे जी का मान वही होगा जो पृथ्वी की सतह से अगर हम 10 किलोमीटर नीचे जाएं उतना होता है। पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर नीचे जाने पे जी का मान जो होगा वो मान पृथ्वी सतह से कितना ऊपर जाएं कि इतना ही हो, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको थ्योरी वाली क्लासेस में बताया था कि पृथ्वी सतह से नीचे जाने पे और पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पे दोनों पे क्या होता है, जी का मान घटता है। और उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था। अगर हम पृथ्वी सतह से नीचे जा रहे हैं तब क्या होगा, जी डैश यानी कि जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगा, जी 1-h/r। ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये तो होता है जब हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं। अब अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तभी भी जी का मान कम होता है, और वो कितना होता है, जी ये होता है आपका -2h/r, 1-2h/r। तो हमसे यही बोला कि 10 मीटर ऊपर जाने पे जो वैल्यू होगी वही वैल्यू कितनी, सॉरी, तो हमसे बोला गया है कि 10 मीटर नीचे जाने पे जो वैल्यू होगी वैल्यू कितने मीटर ऊपर जाने पे होगी। ठीक है, तो दोनों को बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाली जी की वैल्यू और वो वाली जी की वैल्यू दोनों बराबर होगी, यानी मैं बोल सकता हूँ जी डैश जी 1 h/r। ये क्या है, नीचे जाने पे ये वैल्यू बराबर होगी किसके, ऊपर जाने पे। ऊपर पे क्या था, जी 1-2h/r, 2h/r। ठीक है, ये ऊपर जाने वाली है और ये नीचे। यहाँ पे हमें h की वैल्यू दे रखी है 10। ठीक है, सारी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, जी 1-10/r। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या होगा, जी 1-2h/r। ठीक है, जी से जी कट जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा, r-10/r, और इधर होगा r-2h/r। ठीक है, r से r कट गया। ठीक है, और ये भी r से ये भी r कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, -10 इज इक्वल टू -2h, माइनस से माइनस भी कट गया, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो हमें कितना ऊपर जाएंगे तो g की वैल्यू सेम हो जाएगी 5 किलोमीटर ऊपर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 5 किलोमीटर। ठीक है, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर अर्थ टू बी एन होमोजीनियस स्फीयर। साइंटिस्ट ए है, उन्होंने क्या किया, गोज डीप डाउन इन अ माइन, एंड साइंटिस्ट बी वो ऊपर गए हैं बैलून से। ठीक है, मतलब दो साइंटिस्ट हैं, वो एक ए है एक बी है। एक क्या गया, नीचे गया, सतह से नीचे गया, पृथ्वी सतह से, और साइंटिस्ट बी है वो बलून के सहारे ऊपर गया है पृथ्वी से। द ग्रेविटेशनल फील्ड मेजर बाय, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पूछा गया हमसे। ओके, ऑप्शन है कि ईच डिक्रीज एट डिफरेंट रेट, ऑप्शन नंबर बी है ईच डिक्रीज एट द सेम रेट, और ऑप्शन नंबर सी है बी गोज ऑन डिक्रीजिंग दैट बाय ए गोज ऑन इंक्रीजिंग, यानी बी जब बी क्या जा रहा था, ऊपर जा रहा था तो वो डिक्रीज होगा, और ए क्या नीचे जा रहा था तो वो इंक्रीज होगा। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बोल दिया था बातों बातों में कि जब हम पृथ्वी सतह से नीचे जाएं या पृथ्वी सतह से ऊपर जाएं तो जी की वैल्यू क्या हमेशा घटेगी। ठीक है, लेकिन घटने की वो क्या है, रेट क्या है, अलग अलग। जैसे हमने अभी देखा था ना पिछले क्वेश्चन में कि 5 किलोमीटर हम ऊपर जा रहे हैं, 5 किलोमीटर ऊपर, और 10 किलोमीटर नीचे जा रहे हैं, तब दोनों की जी की वैल्यू सेम है। तो अब देखिए यहाँ नीचे जाने के लिए हमें 10 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, ऊपर बस 5 किलोमीटर पे ही सेम हो जा रहा है दोनों वैल्यू। तो रेट क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये चीज़ हमें पता है कि ऊपर जाए चाहे नीचे जाए सतह से जी का मान घटेगा ही घटेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ईच डिक्रीज एट डिफरेंट रेट, यानी ऑप्शन नंबर ए, दोनों घटेंगे लेकिन अलग अलग रेट से घटेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, पिछले वाले क्वेश्चन वाला ही कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल प्लैनेट्स मूव इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस, फोकस में होता है सन, इज कॉल्ड। अच्छा, ये कौन सा नियम है, ये पूछा गया है। केपलर के 3 नियम पढ़े थे, जिसमें से ये वाला नियम क्या है कि सूर्य बीच में होता है और इसके चारों तरफ इलिप्टिकल कक्षाओं में यानी दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में जो ग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो कौन सा है नियम, पहला ही नियम है, और इस पहले नियम को हमने क्या बोला था, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी ऑप्शन नंबर सी, कक्षाओं का नियम बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, पहला नियम है केपलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लाइन विच ज्वाइंट्स एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल को पार करती है, इसे क्या कहते हैं। ये कौन सा नियम है, तो ये कौन सा नियम था, ये दूसरा नियम था। ठीक है, केपलर का दूसरा नियम था जिसमें हमने पढ़ा था, ये तो सूर्य हो गया और ये पृथ्वी है, समान अंतरालों में यहाँ से यहाँ तक गया, फिर जो ये क्षेत्र कवर किया, फिर यहाँ से जो ये क्षेत्र कवर किया, ऐसे ये क्षेत्र जो कवर किया, इन तीनों क्षेत्र में समान अंतराल, ये डेल टी ए भी है, डेल टी ए भी है, डेल टी ए भी है, इन तीनों समय अंतरालों में जो इन्होंने क्षेत्रफल कवर किया है, ये क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आपको थ्योरी क्लासेस में मैंने अच्छे से बताया था। इस नियम को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया, यानी क्षेत्रफल का नियम बोलते हैं इसको।
और ये नियम नंबर क्या है 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है the square of time period of revolution of a planet is proportional to the cube of the semi major axis of the ellipse tracked out by the planet, this is called, इस नियम को क्या बोलते हैं? ये वही नियम है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, ये केपलर का थर्ड लॉ है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, यहाँ पे टाइम पीरियड इसलिए बोलते हैं इसको लॉ ऑफ पीरियड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। तो ये तीनों नियम थे केपलर के। ठीक है, तीनों नियम भी मैंने आपको बता दिया केपलर के। हो सकता है आपके एग्जाम में एक नियम आ जाए। ठीक है, तो तीनों नियम आपको पता होना चाहिए कौन सा नियम क्या है और किस नियम को हम क्या बोलते हैं। जैसे कि पहले नियम को हमने क्या बोला था? लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरे नियम को लॉ ऑफ एरिया और थर्ड नियम क्या होता है? लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि द स्केप स्पीड ऑफ द मून इज फाउंड टू बी, इसके वेलोसिटी पूछेगी मून की। मून पे इसके वेलोसिटी कितनी होती है? तो अर्थ का और मून का तो डायरेक्ट पता होना चाहिए। अर्थ का कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और मून का कितना होता है? मून का होता है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मून का होता है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड किसका होता है? पृथ्वी का। ठीक है, दोनों पता होने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन, पृथ्वी के उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कैसे चक्कर लगाते हैं? सर्कुलर में लगाते हैं, इलिप्टिकल में लगाते हैं, या दोनों तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हो, आप इलिप्टिकल मार दोगे। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार मार दोगे, अंडाकार जिसे बोलते हैं, इस पर मार सकते हो। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? दोनों, सर्कुलर और इलिप्टिकल दोनों। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के दो प्रकार के उपग्रह होते हैं जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं। एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक होता है आपका पोलर सैटेलाइट। हमें पता है हमारी पृथ्वी ऐसी है, ध्रुवों पे चपटी है, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है वो तो ऐसे घूमती है, ऐसे। ठीक है, ऐसे घूमती है। और पोलर सैटेलाइट पोल के अनुदिश घूमते हैं। तो जो पोलर सैटेलाइट होते हैं वो तो कैसे घूमेगा? अंडाकार, यानी कि इलिप्टिकल घूमेगा, क्योंकि पृथ्वी ऐसे चपटी है ना यहाँ से, तो ऐसे अंडाकार के जैसे घूमेगा। और यहाँ से ऐसे घूमेंगे तो ये गोल होगा, तो ये क्या होगा? सर्कुलर होगा। ठीक है, तो जो पृथ्वी पे जो सैटेलाइट होते हैं कृत्रिम सैटेलाइट, वो दोनों प्रकार की गति करते हैं। ठीक है, जो उनके ऑर्बिट होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सर्कुलर भी होता है अगर वो ऐसे घूम रहा है। ठीक है, और ऐसे वाले सैटेलाइट को क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी। ठीक है, पृथ्वी के साथ चक्कर लगाते हैं। और जो पोलर सैटेलाइट होते हैं ऐसे घूमते हैं, अंडाकार। ठीक है, इलिप्टिकल। ठीक, तो दोनों प्रकार की ऑर्बिट होते हैं। बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष उपग्रह में भारहीनता का अनुभव होता है, क्यों? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेटलेसनेस यानी भारहीनता किसकी वजह से होता है? तो एक्सेलरेशन की वजह से होता है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष उपग्रह में भारहीनता का अनुभव होता है, क्यों होता है? ठीक है, क्यों होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है, बोथ एस्ट्रोनॉट एंड सैटेलाइट आर इन फ्री फॉल टुवर्ड द अर्थ, यानी कि दो अंतरिक्ष यात्री और जो उपग्रह दोनों पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिर रहे होते हैं। और ऑप्शन नंबर बी है, बोथ एस्ट्रोनॉट एंड सैटेलाइट आर नॉट इन फ्री फॉलिंग। ऑप्शन नंबर सी है, बोथ ए और बी दोनों सही है। और डी है कि नन ऑफ दिस। ठीक, तो जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा रहा था मैं आपको, तो फ्री फॉलिंग के बारे में बताया था मैंने आपको। फ्री फॉलिंग क्या होता है? जब किसी बॉडी को हम मुक्त रूप से गिराते हैं तो वो जी के अधीन हो जाता है, यानी जी उस पर, सिर्फ जी उस पर लग रहा होता है, उसी की वजह से वो गिर रहा होता है। इसी को बोलते हैं फ्री फॉलिंग। और इसके वजह से एक एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है उस पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पे, और इसी एक्सेलरेशन के वजह से जो वो सैटेलाइट है उसमें जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसे वेटलेसनेस यानी कि भारहीनता का अनुभव होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो उसका कारण हो गया, लेकिन वो कौन सी गति कर रहा है? फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल हो रहा है, इसके वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि जो एस्ट्रोनॉट और जो सैटेलाइट है वो दोनों क्या है? फ्री फॉलिंग है। किधर? अर्थ के टूवर्ड। और अर्थ उस पर क्या लगा रही है? अपना जी लगा रही है, यानी कि अर्थ अपना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उस पर लगा रही है, जिसके वजह से वो अर्थ के चारों ओर चक्कर मार रही है। ठीक है, अगर अर्थ अपना ये जी हटा देगी ना, तो जो सैटेलाइट है वो वहीं पे रुकी रह जाएगी, चक्कर वक्कर कुछ नहीं लगाएगा। ठीक है, और इसी जी यानी कि एक्सीलरेशन की वजह से वो जो अंतरिक्ष यात्री है उसे वेटलेसनेस, भारहीनता अनुभव होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इसकेप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज इतना, ठीक है, ये तो होता ही है, देन इसकेप वेलोसिटी फ्रॉम अ प्लैनेट ऑफ मास सेम एज दैट ऑफ अर्थ बट रेडियस 1/4 एज दैट ऑफ अर्थ। में बोला गया है कि यदि पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना है 11.2 किलोमीटर, तो पृथ्वी के समान द्रव्यमान वाला एक ग्रह है, उसका पलायन वेग कितना होगा, जिसकी त्रिज्या क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या से 1/4 है, 1/4 है।
ओके। तो ई स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जब मैं आपको थ्योरी क्लासेस करवा रहा था। दो फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको ई स्केप वेलोसिटी का। कौन कौन सा बताया था? एक बताया था मैंने आपको वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2g स्मॉल जी आर, ठीक है, एक ये बताया था मैंने आपको। और एक दूसरा बताया था मैंने वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कैपिटल जी एम बाय आर, ठीक है। मैंने आपको इसलिए दोनों बताए थे क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है कि कौन सा यूज़ करना है। तो जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो पहला वाला देख, तो क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है कि बस वो दे रखा है पृथ्वी का इसके वेलोसिटी दे रखा है और बोल रखा है कि द्रव्यमान तो सेम है पर उसकी रेडियस के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं पहला वाला फॉर्मूला लगाऊंगा सोचने की, तो मुझे तो स्मॉल जी चाहिए, तो दूसरे वाले प्लेनेट की स्मॉल जी है ही नहीं मेरे पास, तो कहाँ से लाऊंगा वो? तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम दूसरा वाला लगाएंगे, यानी कि 2 कैपिटल जी एम बाई आर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ के लिए लगाएंगे सेम फॉर्मूला अंडर रूट 2g। अर्थ के लिए एम ई लेता हूँ उसका जो मास है, और जो उसका रेडियस है वो आर ई लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया अर्थ का, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। ये हो गया अर्थ। अब उस प्लेनेट के लिए निकालता हूँ, उस प्लेनेट के लिए मानता हूँ मैं वी ई डैश, ठीक है। उसने बोला कि 2g, तो ये g तो ऐसे रहेगा। उसने बोला कि जो द्रव्यमान वो तो सेम ही है, तो द्रव्यमान सेम ही रखते हैं, लेकिन जो उसका वो है रेडियस वो है 1/4, यानी इसका 1/4, ठीक है, 1/4 कर दिया। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इस वाले को, दूसरी वाली इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए आगे इसको सॉल्व करूँगा, वी ई डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कैपिटल जी एम ई बाय 4 ऊपर चला गया, ठीक है, नीचे बचा आर ई, ठीक है, 4 चला गया ऊपर। 4 को जब अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा? ये 2 बनेगा, ठीक है। तो वी ई डैश इज इक्वल टू 2 तो बाहर आ गया और अंदर ये सब बचे हुए हैं 2g m e अपॉन आर। अब ये तो हमने अभी देखा था कि 2g m e अपॉन आर ये क्या था? अर्थ का था। तो इसकी जगह में, इस पूरे की जगह में अर्थ का रख सकता हूँ, यानी कि वी ई डैश इज इक्वल टू 2 इंटू वी ई जो अर्थ का है, और अर्थ का उसने हमें दे रखा कितना? 11.2, ठीक है। तो वी ई डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 11.2 किलोमीटर, इसकी इंटू करेंगे तो 4 और 22, ठीक है। तो 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड ये आ गया हमारा दूसरे वाले प्लेनेट की इसके वेलोसिटी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किसमें? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। और वो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन को पढ़ के कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, एक्सट्रैक्शन करना है क्वेश्चन से, पता लगाना है कि हमें क्या क्या मिल रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हमें वो पूछा है टाइम। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, कितने घंटे में एक चक्कर मारता है वो? 24 घंटे में, अर्थ के साथ घूमती है क्योंकि, ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एस्केप वेलोसिटी फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री, 45 डिग्री विद द वर्टिकल द एस्केप वेलोसिटी विल, ठीक है। हमसे बोला गया है कि पृथ्वी सतह से लंबवत ऊपर की ओर एक पिंड को प्रक्षेपित किया जाता है, कितना? 11 किलोमीटर पर सेकंड की एस्केप वेलोसिटी है। यदि इसी पिंड को हम 45 डिग्री के एंगल पर फेंकें तब इसका जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। क्या घुमाने की कोशिश की जा रही है? मैंने आपको अभी पीछे एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले बताए, ठीक है। वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्मॉल जी आर, एक ये बताया, और दूसरा बताया मैंने आपको वी ई इज इक्वल टू 2 कैपिटल जी एम बाय आर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आपको कहीं पे एंगल दिख रहा है कि कहीं पे एंगल रखूंगा, या फिर कुछ एंगल पे डिपेंड कर रहा है क्या वेलोसिटी? जो ईस के वेलोसिटी कहीं एंगल पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। जो ईस के वेलोसिटी है किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? स्मॉल जी पे, रेडियस पे, मास पे, ठीक है, और कैपिटल जी तो ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको तो हटा ही सकते हैं। तो मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे, मास पे और स्मॉल जी पे, इन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किसी भी एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यानी हम उसे किसी भी एंगल पे फेंकें, किसी भी एंगल पे फेंकें, वो उसका इसके वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होगा। तो इसके वेलोसिटी उतना ही होगा जितना हम उसे 10 के एंगल पे फेंकें, 90 के एंगल पे फेंकें या 45 के एंगल पे फेंकें, ठीक है, सब पे इसके वेलोसिटी बराबर होगा, क्योंकि इसके वेलोसिटी किसी एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हम उसे ऐसे लंबवत फेंक रहे थे, लंबवत फेंक रहे थे
11 किलोमीटर पर सेकेंड पे और 45 पे फेंकेंगे तभी भी इसका वेलोसिटी कितना होगा, इतना ही होगा, यानी 11 किलोमीटर पर सेकेंड ही रहेगा, क्योंकि ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपके एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बच गया है, आपको अपनी तैयारी में एक बूस्ट लाना पड़ेगा। अगर आपको औरों से आगे निकलना है तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कमेंट के माध्यम से आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।